ईयर 2021 काबुल के आसमान पर फिर से तालिबान का झंडा लहराया। दुनिया एक बार फिर सन रह गई। वो समूह जिसे कल तक आतंकी संगठन कहा जाता था, आज अफगानिस्तान की सत्ता पर पूरी तरह काबिज था। लेकिन 2025 तक पहुंचते पहुंचते जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप पूरी तरह बदल चुका है। आज वही तालिबान जो कल तक आतंक का पर्याय था, उसके विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी को भारत ने दिल्ली में आधिकारिक रूप से स्वागत किया। 2021 में तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद रीजनल डायनामिक्स पूरी तरह बदल चुके थे। पाकिस्तान जो कभी तालिबान का सबसे बड़ा अलाई था, अब एडवर्सरी बन चुका है। इंडिया ने एक डिप्लोमेटिक मिडिल पाथ चुना। एंगेजमेंट विदाउट रिकॉग्निशन। बातचीत होगी, सहयोग भी होगा, लेकिन औपचारिक मान्यता नहीं दी जाएगी। ग्लोबल ट्रेंड्स ने भी इस मॉडल को आसान बनाया। जब यूएस ने अहमद अल शरा, एक फॉर्मल अलकायदा टेररिस्ट को सीरिया का लेजिटिमेट लीडर माना। मुत्ताकी खुद यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट थे और यूएनएससी 1988 सैंक्शंस कमेटी की ट्रेवल बैन एग्जम्पशन के बाद ही न्यू दिल्ली आ पाए हैं। काबुल लगातार यूएन से रिकॉग्निशन मांगता रहा। यूएन ने चौथी बार भी तालिबान की रिकॉग्निशन रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है। ईयर 2021 काबुल के आसमान पर फिर से तालिबान का झंडा लहराया। दुनिया एक बार फिर सन रह गई। वो समूह जिसे कल तक आतंकी संगठन कहा जाता था, आज अफगानिस्तान की सत्ता पर पूरी तरह काबिज था। लेकिन 2025 तक पहुंचते पहुंचते जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप पूरी तरह बदल चुका है। अक्टूबर 2025 एक ऐसा पल जब इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ अपने रिश्तों को रीडिफाइन किया, लेकिन इस बार इंगेजमेंट विदाउट रिकॉग्निशन। यह डिप्लोमेटिक मॉडल जिसे पहले ताइवान और म्यांमार जैसे मामलों में अपनाया गया था, अब तालिबान पर लागू हो चुका है। चैप्टर 1 द विजिट दैट चेंज इक्वेशंस। आज वही तालिबान जो कल तक आतंक का पर्याय था, उसके विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी को भारत ने दिल्ली में आधिकारिक रूप से स्वागत किया। आमिर खान मुत्ताकी अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने न्यू दिल्ली में अनप्रेसिडेंटेड 8 दिन बिताए। इस दौर का नतीजा सिर्फ सिंबॉलिक नहीं था। काबुल में डोरमेंट एम्बेसी को फिर से खोलना और इंडिया तालिबान रिश्तों में एक नए अध्याय की शुरुआत करना इसका सबसे बड़ा संकेत था। भारत अब इस नई सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकता था, क्योंकि साउथ एशिया के इस पावर चेस बोर्ड पर अफगानिस्तान की स्थिति भारत के नेशनल सिक्योरिटी से सीधी जुड़ी हुई है। 2021 में तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद रीजनल डायनामिक्स पूरी तरह बदल चुके थे। पाकिस्तान जो कभी तालिबान का सबसे बड़ा अलाई था, अब एडवर्सरी बन चुका है। ईरान आंतरिक संकटों से कमजोर हुआ है। रशिया अपनी यूक्रेन युद्ध में उलझा है। यूएस अंडर ट्रंप 2.0 अलग तरह से व्यवहार कर रहा है और चाइना ने सबसे पहले काबुल में अपना राजदूत भेज दिया था। ऐसे माहौल में इंडिया के पास दो विकल्प थे, या तो अपने सालों के इन्वेस्टमेंट और इन्फ्लुएंस को खो दे, या फिर अफगानिस्तान के साथ एक प्रेग्मेटिक इंगेजमेंट, एक इंगेजमेंट विदाउट रिकॉग्निशन का मॉडल अपनाए। मतलब बातचीत जारी रहेगी और औपचारिक मान्यता नहीं दी जाए। और न्यू दिल्ली ने दूसरा रास्ता चुना, एक प्रैक्टिकल नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड डिप्लोमेसी आधारित कूटनीति जो इमोशंस से नहीं बल्कि यथार्थ और सिक्योरिटी से इंस्पायर्ड पॉलिसी है। चैप्टर 2 इंगेजमेंट विदाउट रिकॉग्निशन। इंगेजमेंट और रिकॉग्निशन ये दो अलग अलग पॉलिटिकल एक्ट्स हैं। तालिबान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करना एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के वायलेंट डिस्प्लेसमेंट को लेजिटिमेट ठहराना होता है। यही कारण है कि इंडिया ने एक डिप्लोमेटिक मिडिल पाथ चुना, इंगेजमेंट विदाउट रिकॉग्निशन। यानी कि बातचीत होगी, सहयोग भी होगा, लेकिन औपचारिक मान्यता आपको नहीं दी जाएगी। यह मॉडल नया नहीं है। ताइवान के साथ इंडिया का ताइवान इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर है, जबकि म्यांमार में जुंटा अपॉइंटेड स्टाफ एम्बेसी चला रहे हैं, जहां संबंध तो है पर मान्यता नहीं। यह एक संतुलित नीति है जिसमें भारत अपने हितों की रक्षा करते हुए भी नैतिक दायित्वों को पूरी तरह नहीं छोड़ता। ग्लोबल ट्रेंड्स ने भी इस मॉडल को आसान बनाया है। जब यूएस ने अहमद अल शरा, एक फॉर्मल अलकायदा टेररिस्ट को सीरिया का लेजिटिमेट लीडर माना, तब एक जियोपॉलिटिकल विंडो खुली। अब मुत्ताकी खुद यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, लेकिन यूएनएससी 1988 सैंक्शंस कमेटी की ट्रेवल बैन एग्जम्पशन अप्रूवल के बाद ही न्यू दिल्ली आ पाए हैं। चैप्टर 3 द इंटरनेशनल चेस बोर्ड। काबुल लगातार यूनाइटेड नेशन से रिकॉग्निशन की मांग करता रहा है, बट फॉर दिस काबुल मस्ट सेटिस्फाई द यूएन ऑन 3 fronts. First one is an inclusive government. Second one is dismantling terror groups operating in Afghanistan, and
थर्ड वन इज respect for human rights and especially for women and girls. It has failed on all three fronts. यूएन ने चौथी बार तालिबान की रिकॉग्निशन रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है, फिर भी ग्राउंड रियलिटी अलग है। अफगानिस्तान में तालिबान की पकड़ मजबूत है। वेस्ट का रिलेक्टेंस और इंटरनल स्टेबिलिटी तालिबान को एक डिफेक्टो अथॉरिटी बना देता है अफगानिस्तान में। जुलाई 2025 में रूस पहला देश बना जिसने औपचारिक रूप से तालिबान सरकार को मान्यता दी। चीन पहले ही अपना राजदूत भेज चुका था। यूएई ने तालिबान अपॉइंटेड इन्वॉय को एक्सेप्ट किया और उज्बेकिस्तान ने भी तालिबान एम्बेसडर को मान्यता दी। यहां तक कि डिटेरियोरेटिंग टाइज के बावजूद पाकिस्तान ने भी काबुल के साथ डिप्लोमेटिक अपग्रेड किया। चैप्टर 4 इंडिया स्ट्रेटेजिक कैलकुलस। न्यू दिल्ली का अप्रोच 3 पिलर्स पर आधारित है। फर्स्ट वन इज तालिबान आउटरीच। पिछले 4 सालों में तालिबान ने एक्टिवली इंडिया से री एंगेजमेंट की मांग की है। एंटी इंडिया ग्रुप्स को अफगानिस्तान में शेल्टर न देने का आश्वासन भी दिया गया। मई 2025 में मुत्ताकी ने पहलगाम टेरर अटैक की निंदा की थी। एंड सेकंड वन इज पाकिस्तान अफगानिस्तान ब्रेकडाउन। इस्लामाबाद ने तालिबान पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को शेल्टर देने का आरोप लगाया है और अफगान टेरिटरी में एयर स्ट्राइक्स किए। तालिबान ने पाकिस्तान को काबुल और पतिका ब्लास्ट का जिम्मेदार ठहराया। पाकिस्तान द्वारा अफगान नेशनल्स का मास एक्सपल्जन टाइज को और बिगाड़ चुका है। तालिबान ने पाकिस्तान की डिमांड्स को कैटेगोरिकली सपोर्ट नहीं किया, डूरंड लाइन को रिकॉग्नाइज नहीं किया और टीटीपी से संबंध नहीं तोड़े। नतीजा तालिबान और पाकिस्तानी फोर्सेस के बीच क्लैशेस जो मुत्ताकी के इंडिया दौरे के दौरान और बढ़ गए हैं और जो अभी भी बॉर्डर पर जारी है। थर्ड वन इज इकोनॉमिक लीवरेज। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा फॉरेन एड टर्मिनेट करने के बाद तालिबान को नए इन्वेस्टर्स की जरूरत है। न्यू दिल्ली में मुत्ताकी ने इंडियन फर्म्स को माइनिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करने का इन्विटेशन दिया। साथ ही तापी पाइपलाइन और चाबहार पोर्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर भी जोर दिया। यह स्पष्ट संकेत था कि तालिबान चीन पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहता। उसे भारत जैसी ग्लोबल इकोनॉमिक पावर की भी जरूरत है। भारत के लिए यह एक बड़ा अवसर था, इन्फ्लुएंस बढ़ाने का, चीन की आर्थिक पकड़ को संतुलित करने का और आतंक के खिलाफ सुरक्षा घेरा मजबूत करने का। चैप्टर 5 अ प्रैक्टिकल कॉम्प्रोमाइज। इंडिया का यह कदम एक प्रेगमेटिक कॉम्प्रोमाइज है। एम्बेसी रीओपन हुई है लेकिन ऑफिशियल रिकॉग्निशन अभी भी पेंडिंग है। यह मॉडल इंडिया को फ्लेक्सिबिलिटी देता है सिक्योरिटी इंटरेस्ट सेफगार्ड करने की, रीजनल इन्फ्लुएंस बनाए रखने की और ह्यूमैनिटेरियन आउटरीच जारी रखने की। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा, इंडिया इज फुली कमिटेड टू द सोवरेनिटी, territorial integrity and independence of Afghanistan. Upgrading our technical mission to an embassy is a step towards regional stability and resilience. जयशंकर के ये शब्द केवल डिप्लोमेटिक लाइंस नहीं थे, यह एक सिंबॉलिक मैसेज था कि भारत अब काबुल की ग्राउंड रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहा है। चैप्टर 6 रिस्क रियलिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। न्यू दिल्ली को अपनी बढ़ती टाइज का इस्तेमाल इस बात के लिए करना होगा कि अफगानिस्तान दोबारा एंटी इंडिया टेरर ग्रुप्स का लॉन्च पैड ना बने। फूड, हेल्थ केयर, डिजास्टर रिलीफ और इंफ्रास्ट्रक्चर से आगे बढ़कर इंडिया ने हाल ही में तालिबान को ग्लोबल स्टेज पर भी सपोर्ट किया। पाकिस्तान, चाइना और रशिया के साथ मिलकर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बग्राम एयरबेस टेकओवर बिड का विरोध करके। लेकिन इस बढ़ते एंगेजमेंट के साथ एक कठोर सच्चाई भी है, तालिबान अब भी एक ऑटोक्रेटिक रेजिम है जिसका ह्यूमन राइट्स, खासकर महिलाओं के अधिकारों के प्रति स्कैंट रिगार्ड है। हाल ही में यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने अफगानिस्तान में ह्यूमन राइट्स एब्यूज की जांच के लिए एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेट मैकेनिज्म स्थापित किया है। यही कारण है कि इंडिया एंगेजमेंट बढ़ाने के बावजूद तालिबान को फॉर्मली रिकॉग्नाइज करने से बच रहा है। भारत ने यह समझ लिया है कि न बात करना भी एक खतरा है, क्योंकि अगर भारत चुप रहा तो अफगानिस्तान पूरी तरह चीन के प्रभाव क्षेत्र में चला जाएगा। बीजिंग पहले ही तालिबान के साथ बड़े इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन कर चुका है। इंडिया अफगानिस्तान को पूरी तरह चाइना के ऑर्बिट में ड्रिफ्ट होते नहीं देख सकता। इसलिए न्यू दिल्ली को काबुल के साथ कोशियस इंगेजमेंट बनाए रखना होगा, जहां प्रेगमेटिक इंटरेस्ट और अफगान लोगों की वेलबींग दोनों का संतुलन हो। मुत्ताकी ने माइनिंग और अफगान इकोनॉमी के अन्य सेक्टर्स में
इंडियन इन्वॉल्वमेंट की इच्छा जताई है। यह साफ है कि तालिबान खुद भी चाइना का इकोनॉमिक वेसल नहीं बनना चाहता। इंडिया के लिए यह जरूरी है कि अफगानिस्तान वेस्टर्न चाइना के साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का हिस्सा न बने। तालिबान को मेजर पावर्स के इंटरप्ले और पाकिस्तान के दबाव दोनों को मैनेज करना होगा और ऐसा करने के लिए उसे इंडिया की इनहेंस्ड इंगेजमेंट चाहिए। यह अफगानिस्तान की पारंपरिक नीति के अनुरूप भी है। इंडिया के लिए अफगानिस्तान में एक फर्म प्रेजेंस जरूरी है ताकि ग्रेट पावर जियोपॉलिटिक्स से उसके वेस्टर्न नेबरहुड में आने वाले किसी भी नेगेटिव इम्पैक्ट को मैनेज किया जा सके। सो व्हाट इज अ वे फॉरवर्ड? एक कैलकुलेटेड रीसेट। इंडिया और तालिबान का यह इंगेजमेंट एक कैलकुलेटेड रीसेट है, न कि ब्लाइंड एक्सेप्टेंस, न कंप्लीट आइसोलेशन। यह न्यूएंस लेयर्ड और स्ट्रेटेजिक अप्रोच है जो साउथ एशिया के नए जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए ज़रूरी है। आगे का रास्ता तालिबान के इंटरनल रिफॉर्म्स, रीजनल डायनामिक्स और इंडिया के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल्स पर निर्भर करेगा। लेकिन इतना साफ है कि इंडिया ने नए अफगानिस्तान के साथ एक नया रिश्ता शुरू कर दिया है, जहां सहयोग है पर ब्लाइंड सपोर्ट नहीं, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है पर मानवीय दृष्टि भी कायम है। इस बदलते जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में भारत का यह संतुलन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। तालिबान भी यह समझ चुका है कि अगर उसे इंटरनेशनल लेजिटिमेसी चाहिए तो उसे भारत जैसे स्टेबल और ट्रस्टेड पार्टनर्स की आवश्यकता जरूर होगी। और यही वो वजह है कि जहां भारत की विदेश नीति मैच्योरिटी दिखाती है, अ बैलेंस ऑफ सेंसिटिविटी एंड स्ट्रेटजी, नीति जो ना पूरी तरह इमोशनल है ना ही प्योरली कोल्ड कैलकुलेशन, बल्कि एक कैलकुलेटेड डिप्लोमेसी है जो भारत के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को सुरक्षित रखती है। जय हिंद, थैंक यू।